नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 27 नवंबर से शुरू हुआ था और मेरे भाई नवंबर के एग्जाम कंप्लीट हो गए, दिसंबर के एग्जाम भी कंप्लीट हो गए, जनवरी के एग्जाम भी कंप्लीट हो गए। लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक होने वाला है। तो जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। एक बार सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो मेरे भाई, ठीक है? एग्जाम डेट को कमेंट कर दो, फिर आ जाओ। देखो सवाल पहला, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 आता है। यानी कि ऐसी कोई संख्या ढूंढो जिसमें मैं 6 का भाग दूं तो भी 2 शेषफल बचे, 7 का भाग दूं तो भी 2 शेषफल बचे, 8 का भाग दूं तो भी 2 शेषफल बचे, 9 का और 12 का भाग दूं तब भी 2 शेषफल बचे। तो मेरे भाई सबसे पहले तो देखो, मैं चाहूं तो इस सवाल को करवा सकता हूं, लेकिन सबसे पहले तुम शेषफल का लफड़ा समझो क्या है। मान लो कि मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे सामने एक संख्या है, कितनी मान लो 13, वो संख्या है कितनी मेरे भाई 13। मैं तुमसे बोलूं कि 2 का भाग देने पर एक शेषफल बचता है। भाई इसमें 2 का अगर तुम भाग दोगे तो एक शेषफल ही तो बचेगा, 2 6 12, एक शेषफल बचेगा। तो अगर मैं इस शेषफल को घटा दूं तो, समझ रहे हो मेरी बात को, कि अगर मैं इसमें से इस शेषफल को ही घटा दूं तो, जैसे कि मान लो मैंने संख्या 13 मानी थी, 13 में से अगर इस एक शेषफल को घटा दूं तो 13 में से एक घटेगा तो 12 बचेगा। अब 12 में तो 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब ये निकल के आया कि अगर तुम शेषफल को घटा दो तो जो संख्या बचेगी उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा इसका, ठीक है? तो तुम देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें से मान लो शेषफल 2 को घटा दूं तो इसमें से 502 में से अगर तुम 2 घटाते हो तो 500 बचता है। क्या 500 में इस संख्याओं का भाग जाता है क्या? सर 500 में तो 9 का भाग नहीं जाता। अरे जाता है क्या 9 का भाग? 500 में नहीं जाता, 500 में 9 का भाग। मतलब ये तो गलत हो गया, ऑप्शन ही गलत है फिर तो। अगर शेषफल 2 घटा दूं तो 508 में से 2 घटा दूं तो कितना बचेगा? 506 बचेगा। क्या 506 में 6 का भाग जाता है क्या? 7 का, 8 का? इनका तो छोड़ो जाता भी हो, लेकिन 9 का भाग तो नहीं जाता। भाई 506 में 9 का, भाई 9 का भाग देने का नियम क्या है? अंकों को जोड़ लो। तो 5 को और 6 को जोड़ूंगा तो 11 होता है, और 11 में 9 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। फिर 506 में से 2 घटा दो, भाई शेषफल तो घटाना पड़ेगा मेरे को, तभी तो पूरी पूरी संख्या आएगी। तो 506 में से 2 घटाऊंगा तो 504 आएगा। क्या 504 में भाग जाता है? कहते भाई देखो 504 में अगर मैं 6 का भाग दे दूं, 6 8 का 48 और 6 चौक का 24, बिल्कुल भाई 6 का भाग जाएगा। 7 का भाग दे दूं, 7 का तो 49, 7 दूनी 14, 7 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। 8 से 48, 8 3 24, 8 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। 5 और 4 9, इसका मतलब 9 का भी जाएगा। 12 चौक 48, 12 दूना 24, 12 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब यही तुम्हारी वो संख्या है जिसमें मैं 6 का भी भाग दे लूं, चाहे 7 का दे लूं, 8 का दे लूं, 9 का दे लूं या 12 का दे लूं, तो शेषफल कितना बचेगा? 2। या फिर एक दूसरा तरीका और है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इनका लसाअ ले लो। ये जो भी संख्या तुमको दी हुई है ना, ये जो भी संख्या तुमको दी हुई है 6 7 8 9 और 12, इन सब का तुम क्या ले लो? लसाअ ले लो। अगर लसाअ ले लोगे तो भी आंसर आएगा। तो मेरे भाई देखो 6 दूनी 12, तो 6 तो पूरा पूरा 12 से कटता है, इसको तो छोड़ ही दो। अब तुम 4 का दे लो, देखो 4 का देंगे 7 में जाएगा नहीं, 4 दूनी 8,
9 में जाएगा नहीं, 4 दिया 12, 2 का भी दे लो मेरे भाई, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 9, और इसमें जाएगा नहीं, ठीक है। अब 3 9 से कटता है तो 3 तिया 9 हो जाएगा, एक बार 7 का भाग जाएगा और एक बार 9 का जाएगा, तो 9 7 का 63, 63 दूना 126, 126 को 4 से गुणा करोगे तो 504 आएगा, और वही 504 तो मैं तुमको बता रहा हूं भाई, इसका मतलब राइट आंसर तुम्हारा बी सी होगा। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट आप में से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई जैसे क्वेश्चन पीडीएफ में है वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है, जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा केवल और केवल 100 रुपए में। तो नंबर तुम्हारे सामने है, जिनको चाहिए मैसेज कर देना इन व्हाट्सएप नंबर पर। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखो, निम्नांकित पाई चार्ट कंपनी XYZ द्वारा बिक्री की गई खेल सामग्रियों की जानकारी दर्शाता है। वर्ष 2016 में कंपनी की कुल आय कितनी है मेरे भाई? 36,82,000 डॉलर थी। 2016 में फुटबॉल किट से कितनी आय हुई थी बताना है। तो बताएंगे मेरे भाई, बिल्कुल आसान सवाल है, एकदम लल्लू सवाल इसको बोल सकते हैं। कितना है मेरे भाई? 36,000 सॉरी सैकड़ा हजार 36,82,000, ठीक है भाई। 36 लाख कितना है? 82,000 डॉलर है। अब फुटबॉल किट्स की बात हो रही है, तो फुटबॉल किट्स का तो मैं यहां पर देख सकता हूं कितना है, 25% है। उम्मीद करूंगा तुमको दिखाई दे रहा होगा कि फुटबॉल के लिए कितना है, 25% है। तो इसका 25% निकाल दो मेरे भाई, इसका 25% यानी कि 25/100 हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौका 100। तो 4 का भाग जब तुम इसमें देंगे तो 4 नाम का 36, 4 दूनी 8, भाग टूट की 0, 4 पंजो 20 और डबल 0, तो 92,500 ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 9,20,500 है, सॉरी वो, ठीक है 9,20,500। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, अमिता के पिता 38 साल की उम्र के थे जब वह पैदा हुई थी। तो ठीक है मेरे भाई, देखो एक चीज तुम देखो, यहां पर अमिता है, यहां पर एक अमिता नाम की लड़की है और यहां पर उसके पापा हैं। तो जब अमिता पैदा हुई थी तब उसके पापा की उम्र कितनी थी? 38 साल थी। जब अमिता पैदा हुई उसके पापा की उम्र 38 साल की थी, जबकि उसकी मम्मी 36 साल की थी जब उसके भाई का जन्म हुआ। जब अमिता के भाई पैदा हुए उस टाइम पर अमिता की मम्मी कितनी थी? सर अमिता की मम्मी की उम्र कितनी थी? 36 साल थी। ठीक है भाई, यही तो लिखा हुआ है कि अमिता के पापा 38 साल के थे जब पैदा हुई थी, यानी जब अमिता पैदा हुई तो पापा 38 साल के थे। उसकी मम्मी 36 साल की थी जब उसका भाई का जन्म हुआ, यानी जब भाई पैदा हुआ तो मम्मी 36 साल की थी। जो उससे 4 साल छोटा था, यानी कि जो भाई था बहन से 4 साल छोटा है, यानी कि अमिता से 4 साल का डिफरेंस है किसमें? भाई में। तो अगर मान लो मेरी उम्र 20 साल की है तो मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा यानी 16 साल का होगा। फिर उस टाइम पर मेरे पापा, भाई उम्र तो बढ़ती रहती है ना, उम्र कभी घटी थोड़ी है किसी की कि आज मैं 20 साल का हूं अगली साल मैं 19 साल का हो जाऊंगा। उम्र किसी की घटेगी थोड़ी, उम्र तो बढ़ती रहती है।
तो 4 साल बाद में इसका भाई पैदा हुआ, तो पापा तो 4 साल बड़े हो गए भाई। मान लो आज मेरे पापा 40 साल के हैं, 4 साल के बाद में मेरा कोई दूसरा भाई पैदा होगा, तो पापा तो इतने 44 साल के हो जाएंगे। तो सेम हाल इसके पापा के साथ होगा भाई। 4 साल के भाई, 4 साल के बाद में भाई पैदा हुआ है, तो पापा की तो उम्र 4 साल बढ़ेगी। तो पहले 38 थी, 4 साल बाद में इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 42 साल। तो तुमसे बोला कि मम्मी पापा की उम्र का अंतर क्या है, तो पापा 42 साल के, मम्मी 36 साल की। कितनी उम्र का डिफरेंस है सर? 6 साल का डिफरेंस दिख रहा है मेरे को। तो हो गया सवाल। तो ऐसा सवाल है मेरे भाई, तुम चाहो तो पेन भी उठाने की जरूरत ना पड़े, बिना पेन उठाए भी सवाल हो सकता है। आ जाओ अगले सवाल को देखो। ये लो मेरे भाई, नलिनी, तन्वी और राशि ने एक केक को साझा किया। नलिनी ने इसका खाया 1/12 भाग। जो नलिनी है उसने तो 1/12 भाग को खाया, जबकि तन्वी ने इसका 1/3 भाग खाया। तन्वी ने इसका 1/3 भाग खाया। बाकी भाग राशि ने खाया। अब राशि ने कितना खाया मुझे तो नहीं पता कितना खाया, तो मैं तो x मान लेता हूं। तो तीनों ने इतना इतना खाया, और केक था ना, एक केक खाया है, यानी एक केक खाया एक, तो खाया कितना है तीनों ने मिलाकर? एक हिस्सा। तो इनका एलसीएम ले लो, 12 और 3 का एलसीएम 12 आएगा मेरे भाई। ठीक है, 12 12 एकम 12, एक भर जाएगा, एक एकम एक। ठीक है, 3 चौके 12, 4 भर जाएगा, 4 एकम 4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लो। एक का भाग 12 में देंगे तो 12 भर जाएगा, और 12 को x से गुणा करेंगे तो 12x आएगा, इक्वल टू में 1 है। ये 12 नीचे है, इधर को जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 12 एकम 12। तो 4 और 1 कितना होगा? 5। 5 प्लस में 12x, और 12 एकम 12 हो जाएगा। अब 5 इधर को जाएगा तो घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा सर। तो इधर को मेरे भाई कितना है? 12x है। 12 में से 5 घटेगा तो 7 बचेगा। लेकिन तुमको तो x से मतलब है भाई, x से ही तो मतलब है, गर्लफ्रेंड से थोड़ी है, x से मतलब है। ठीक है, तो क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पर ये x है और ये गुणा में है, इसके नीचे चला जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 12 इसके नीचे, यानी कि 7/12 हो जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7/12। बहुत कम है भाई। ठीक है, बहुत कम है, इसलिए बोलता हूँ इनके चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई लिखाई। ठीक है, तुम देख लो x की वैल्यू 7/12 है, बहुत कम है भाई। ठीक है, तो राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन 1 होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक पंक्ति में 3 घनों को एक साथ रखकर बने हुए घनाभ के कुल क्षेत्रफल और तीनों घनों के, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा देख लेना भाई। ठीक है, वो तीनों घन लिखा हुआ है। ठीक है, तीनों घनों के कुल क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है मेरे भाई। तुमसे बोला है कि एक तुम्हारे पास में घन है, ये तुम्हारे पास में मान लो घन है, तो इसका, ठीक है, अब एक घन हो गया तुम्हारे पास में, इस तरीके के 3 घन मिला दो तुम। तो मेरे भाई इस तरीके के मान लो मैं यहाँ पर 3 घन मिला देता हूं। ठीक है भाई, इस तरीके के मैं कितने घन मिला देता हूं यहाँ पर? 3। ठीक है, इसके 3 हिस्से कर लो। ठीक है, एक हिस्सा ये बन गया, एक हिस्सा ये बन गया। ठीक है भाई, ठीक है, एक हिस्सा तुम्हारा ये बन गया। ठीक है, तो एक घन तो तुम्हारा ये हो गया, दूसरा घन ये हो गया, और तीसरा घन ये हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो एक घन था, ऐसे 3 घन मिलाकर क्या बना दिया? घनाभ बना दिया। तो अब तुमसे क्या बोला कि घनाभ का कुल क्षेत्रफल और 3 घनों के कुल क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पहली बात तो देखो, घनाभ का कुल क्षेत्रफल। ठीक है भाई, तो यहां पर लिखो घनाभ का कुल क्षेत्रफल, घनाभ का कुल क्षेत्रफल बटे में 3 घनों का कुल क्षेत्रफल, 3 घनों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, अगर तुम चाहो, तुमको अगर थोड़ी बहुत मैथ आती है, कसम खा के बोल रहा हूं, बिना पेन उठाए इस सवाल को कर सकते हो।
बहुत सारे बच्चों को तो लगेगा कि यार ये सवाल बहुत कठिन है, यकीन मानो बिना पेन उठाए इस सवाल को कर सकते हो तुम लोग। कैसे, वो देखो। अब घन की भुजा तुमको पता थोड़ी है, पता नहीं है तो एक मान लो यार। तो घन की तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी एक होती है, और घन का क्षेत्रफल क्या होता है सर? घन का होता है 6 गुणा में भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर होता है। लेकिन घन है कितने? घन तो 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर घनाभ का क्या होगा सर? 2 गुणा में एल बी प्लस बी एच प्लस में एल एच होता है, ठीक है, यही होता है। अब देखो 6 गुणा में भुजा स्क्वायर, भुजा की तो वैल्यू 1 है, तो 1 का तुम स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो कोई मतलब नहीं है, तो 1 ही रहता है। तो 6 एकम 6 और 6 तिया 18, यानी नीचे की वैल्यू तो कितनी आएगी? 18 आएगी, ठीक है। अब 18 आएगी तो 11 वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि 11 का भाग 18 में जाता ही नहीं है, 5 का भाग 18 में नहीं जाता, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गई। ऊपरला देख लो। अब देखो इसकी लंबाई मैंने 1 मानी थी, तो इसकी लंबाई 1 1 और 1, यानी भाई 3 घन है ना, तो 3 हो जाएगी, 1 1 तो यानी एल का मान हो गया 3। तो देखो 2 गुणा में देख लो, चौड़ाई तो वही 1 है, ऊंचाई भी 1 है, तो 3 गुणा में 1 यानी कि 3, 1 गुणा में 1 यानी कि 1, 3 गुणा में 1 यानी कि 3, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 और 3 7, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 14/18। 2 का भाग देंगे 7 बार, 2 का भाग देंगे 9 बार। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यकीन मानो बिना पेन उठाए भी इस सवाल को कर सकते हैं भाई। जब 3 घनों को ऐसे मिलाया जाता है, मान लो एक मैं यहां खड़ा हूं, एक मेरे बगल में और आ जाए, एक और बगल में आ जाए, तो मेरी ऊंचाई तो उतनी रहेगी भाई। मेरे जैसे 3 लड़के आ जाए तो ऊंचाई तो भाई, मैं मान लो 5.5 फुट का हूं, तो दूसरा भी 5.5, ऊंचाई तो सेम रहेगी। लेकिन मान लो मैं इतना चौड़ा हूं, तो दूसरा भी इतना चौड़ा, तीसरा भी इतना चौड़ा, तो लंबाई बढ़ेगी, ऊंचाई और चौड़ाई तो सेम रहेगी। तो लंबाई मेरे भाई कितनी हो गई? 3, तो 3 और ऊंचाई तो 1 है, तो 3 एकम 3, ऊंचाई चौड़ाई भी 1 ऊंचाई भी 1, तो 1 एकम 1 और 3 एकम 3, तो 3 और 4 और 7 दूनी 14, 14/18 काटेंगे तो वही 7/9 हो जाएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये लो मेरे भाई, ये रेलवे के फेवरेट सवाल होते हैं, और यकीन मानो कुछ नहीं है, बिना पेन उठाए भी तुम इसको कर सकते हो। जब भी तुमको इस तरीके का कोई सवाल मिले, ठीक है, जब भी इस तरीके का कोई सवाल मिले तो तुम्हें कुछ नहीं करना होता। यहां पर ये जो भी संख्या लिखी हुई है ना, इसके ऐसे 2 टुकड़े कर दो कि जिनका डिफरेंस 1 हो। मान लो 30 को मैं लिख सकता हूं क्या? 6 गुणा में 5, भाई 6 पंजो 30 होता है, और 6 में से 5 को घटाऊंगा तो 1 ही तो आता है। तो मैंने यही तो बोला कि यहां पर जो भी संख्या होती है उसके ऐसे 2 टुकड़े कर दो कि घटाने पर 1 आए, तो 6 पंजो 30, और 6 में से 5 को घटाऊंगा तो 1 ही बचता है। और चिन्ह किसका है? प्लस का। प्लस का चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, खत्म। अगर चिन्ह माइनस का होता तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाती। मान लो इस 30 की जगह पर, इस 30 की जगह पर मैं तुमको दे दूं 12, इस 30 की जगह पर मैं तुमको क्या दे दूं? 12 दे दूं, तो 12 को तुम क्या लिखोगे सर? 12 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा में 3, 4 तिया 12, और 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 ही आंसर आता है। तो प्लस का चिन्ह है तो 4 आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस का चिन्ह था तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी। बात आइए अगले सवाल को देखो। ऐसे सवाल तुमने 10वीं क्लास में पढ़े होंगे और खूब पढ़े होंगे। 10वीं क्लास में पूरा एक चैप्टर था इस तरीके के सवालों का। एक बिंदु है, किसी रेखाखंड को बिंदु 4,5 -3,3 को जोड़ते हुए आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है मेरे भाई, जान लो इस तरीके की तुम्हारी एक रेखा है, ठीक है,
इस तरीके की तुम्हारे सामने एक रेखा है, इस रेखा के निर्देशांक कितने हैं सर? इसके एक तो 4,5 है, एक तो 4,5 है और एक मेरे भाई -3,3 है। इसको एक बिंदु है जो किस अनुपात में बांटता है? 2:3, 2:3 में। तो अब इस बिंदु के निर्देशांक तुमको निकालने हैं। तो मेरे भाई देखो, ये वैल्यू होती है x1 और ये होती है y1, ये होती है x2 और ये होती है y2। जब भी इस तरीके से काटे तो ये m1 होता है और ये m2। तो इसके निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? x2 m1। ठीक है मेरे भाई, x2 के साथ में m1 मल्टीप्लाई होता है और x1 के साथ में m2 मल्टीप्लाई होता है बटे में m1 प्लस में m2। यहां से तो x का निर्देशांक आएगा। अगर y का निकालना है तो इस x की जगह पर तुम y लिख देना। तो देखो सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, तो एक किसे कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो x2 की वैल्यू कितनी है? -3, तो -3 और m1 की वैल्यू कितनी? 2, तो -3 गुणा में 2 प्लस में x1 की वैल्यू कितनी है? 4 और m2 की वैल्यू कितनी है? 3, 4 गुणा में 3 और नीचे करेंगे m1 m2 2 प्लस में 3, 2 प्लस में 3। तो आगे देखो 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो गया, 4 तिया 12 हो गया बटे में 3 और 2 5 हो गया। तो 12 में से 6 गया तो 6 बटे में 5, यही तुम्हारा आंसर है। तो 6 बटे में 5 यही पर है। अगर y के निकालने हैं तो यहां पर अब तुम क्या कर लो? इनकी जगह पर y कर लो, इनकी जगह पर क्या कर लो? y कर लो। तो y2 की वैल्यू कितनी है? 3 और m1 की वैल्यू 2, तो 3 दूनी ये हो जाएगा प्लस में y1 की वैल्यू कितनी है? 5 और गुणा में 3 और नीचे करेंगे तो 2 और 3 5, तो 3 दूनी 6 और 5 3 15, तो 15 और 6 21 बटे में 5, तो 21 बटे में 5 है क्या? बिल्कुल है। तो कैसे भी कर लो आंसर आना ही है। और इतना टाइम भी क्यों लगाना जब हमको पता है कि सारे ऑप्शन ही अलग अलग हैं, तो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, इस वाले से ही आंसर आ जाएगा तुम्हारा, तो क्या जरूरत है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते। एक व्यक्ति 10,390 को अपने बेटे और बेटी में 11:10 के अनुपात में बांट देता है। बेटे को कितनी राशि प्रति? ये 10,390 रुपया है। कितना? 10,390 रुपए है। इसको बांटता है बेटे और बेटी में किस अनुपात में? 11:10। तो 11 को और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 21। अब तुमसे तो बेटे का पूछा है, तो बेटा और बेटे, बेटा स्टार्टिंग वाला है तो स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी? 11, इसमें 11 का भाग देते थे। 21 का भाग देंगे तो 21 चौका 84 यानी कि 16 और 3 19 बचेगा, 19 बचे यानी 199 बचेगा। 21 नाम का 189 10 बचेगा, 21 चौका 84 यानी कि 494 के समथिंग में। देखिए 494 पॉइंट कुछ आंसर आए, तो पॉइंट के बाद की संख्या छोड़ देते हैं, इसको 11 से गुणा करके देख लो एक बार। 11 चौके 44, 4 11 9 99 और 4 103 और मेरे बच गया 44 और 4 54। ठीक है, 5434। तो 5434 के लगभग में कौन सा आंसर है सर? 5442 है। अरे 5442 और 5434 नजदीक नजदीक ही तो है। और भाई हमने पॉइंट के बाद की संख्या नहीं लिखी, लिखता तो पूरा आंसर भी आ जाता। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम्हारे पास में मोबाइल है, कैलकुलेटर निकालो और भाई इसका इसमें भाग देना और 11 से गुणा कर देना, तुम्हारा आंसर यही आ जाए। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, रिक और हन्ना के बीच 78 रुपए को 1:2 के अनुपात में बांटा गया। हन्ना को कितनी राशि प्राप्त हुई? तो टोटल रुपया कितना था? 78। चाहो तो बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। 78 रुपया था। एक है मेरे भाई रिक और एक है हन्ना, इनके बीच बांटा है 1:2 में। इनको जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 होएगा, तो 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 3 6 18 26।
तुमसे बोला कि हन्ना को कितनी राशि प्राप्त हुई, सर हन्ना की वैल्यू तो 2 है, तो इसको 2 से गुणा कर दो, 26 दूना 52, आंसर आ चुका है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है मेरे भाई डी, उनके मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। अगले को देखते हैं। अर्जुन रेड्डी बड़ी के 2 गुना अच्छा कारीगर है, वे दोनों मिलकर 14 दिनों में काम खत्म करते हैं। अर्जुन और बड़ी को स्वतंत्र रूप से काम करने में कितने दिन का समय लगेगा? यकीन मानो बिना पेन उठाए भी ये सवाल हो सकता है। एक तो अर्जुन रेड्डी है और एक मेरे भाई तुम्हारे पास में ये बड़ी है। अर्जुन रेड्डी बड़ी से 2 गुना अच्छा कारीगर है, तो अर्जुन रेड्डी और बड़ी अगर एक काम करता है तो अर्जुन रेड्डी 2 काम करेगा। अरे तभी तो दुगना अच्छा कारीगर हुआ भाई। फला सामने वाला 1 सवाल करवाता है, मैं 2 सवाल करवाता हूँ, इसका मतलब मैं दुगना अच्छा काम करता हूँ। ठीक है भाई, तो बड़ी अगर एक काम करेगा तो अर्जुन रेड्डी 2 काम करेगा, तभी तो दुगना अच्छा कारीगर हुआ। और दोनों मिलकर 14 दिनों में काम करते हैं, तो टोटल देखो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं ये बताना। सर 2 काम ये करता है, 1 काम ये करता, 2 और 1 हो गए, 3 काम करते हैं दोनों मिलकर। और कितने दिनों तक करते हैं? सर दोनों मिलकर तो 14 दिनों तक करते हैं। इसको 14 से गुणा कर दो, 14 दूना 28, 14 दिया 42। अब तुमसे बोला है कि स्वतंत्र रूप से कितने दिनों में काम करेंगे, तो सर ये 2 काम करता है क्या? हाँ सर, तो इसमें 2 का अगर मैं भाग दूंगा 21 दूना 42। सर ये 1 काम करता है क्या? तो 1 का भाग दूंगा तो 42 एकम 42, 21,42। ऑप्शन है क्या? ये रहा। जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत। ये क्लास यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करूंगा क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।